हेलो एंड वेलकम टू क्लास नंबर 5 ऑफ योर कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। तो आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, वो है आपका एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन आपका कहाँ गिवन है बेटा? ऑल्ट्रेशन आपका कहाँ गिवन है? सेक्शन 13 में। तो वन बाय वन जो भी आपके क्लॉजेस हैं उन सबका हम ऑल्ट्रेशन देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अपनी और जो रिवीजन क्लासेस हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक नहीं देखी है तो उनको देख लेना। मेरा मेन पर्पस क्या है? आपको एंड मोमेंट पे रिवाइज कराना। और जो भी बच्चा इसको पहली बार देख रहा है, उसने पढ़ा ही नहीं है कंपनी लॉ, उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये रिवीजन करके आओ और तब ये क्लास देखो। दूसरी चीज, जो भी मैंने कंटेंट आपको समझाया है उसके सेपरेट नोट्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में। आपको हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड दूसरी चीज, जो मेरे ऑडियो नोट्स हैं, ठीक है, ऑडियो नोट्स वो ऑलरेडी डायरेक्टर्स चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग एजीएम हम डायरेक्टर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एमओए। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताऊं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कंसंट्रेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ तो वो लिखते रहते हैं, नोट्स वगैरह लिखते रहते हैं। नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। ये जो नोट्स है ना, इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लेकर अपना आराम से रिवाइज कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना है, तभी आपका अच्छा रिवीजन होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। एंड एक चीज और, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देता है। मैं आप लोगों के लिए कितना मोटिवेशन वाली चीजें कर रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम्स में मोटिवेशन मिले, आप पढ़ सको। तो आप मुझे सब्सक्राइब करके तो मोटिवेट कर ही सकते हो, राइट? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, बस, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। एमओए क्या कहता है? एमओए क्या है? हमारा एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, चार्टर डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से ही जब शॉर्ट नोट आएगा तो इस तरीके की कीवर्ड्स यूज करने हैं। क्या है? हमारा चार्टर डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। और ये कब रिक्वायर्ड होता है? इट्स अ प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो आपके एमओए एओए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या डिफाइंड होता है ये हमने सोचा, ये हमने देखा मीनिंग, कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मोस्ट एसेंशियल लीगल डॉक्यूमेंट है इसका। ये चार्टर डॉक्यूमेंट है, ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बट इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, इसमें आपके कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी की पावर्स, ये सब डिफाइंड होती हैं। ठीक है, अब हमने इसमें वेरियस क्लॉजेस पढ़े हैं। तो क्लॉजेस कौन से हैं? नेम क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज जो सबसे मेन होता है, एंड लाइबिलिटी क्लॉज। ये 5 क्लॉज होते हैं मेन। अब इसमें जो भी लिखा हुआ है हमें उस तक सीमित रहना है। अगर हम उसके बियॉन्ड गए तो क्या होगा? अल्ट्रा वीरस। क्या होगा? अल्ट्रा वीरस। और उसके बियॉन्ड अगर हम गए, अल्ट्रा वीरस होगा, तो उसके रिपरकशंस, उसकी सारी कंडीशंस मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 3 में एक्सप्लेन कर ली हैं। ठीक है, उसमें हमने सारे डॉक्ट्रिन्स करे थे। नाउ ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है? मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शंस होते हैं, सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम। जो आपके फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, और यहाँ पे उनके अटेस्टेशन वगैरह सब गिवन होती है। तो ये एक उसका पेज है। अभी हम रियल एमओए भी देखेंगे, मतलब एक्चुअल में पूरा एमओए देखेंगे, एओए देखेंगे, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये समझ में आ गया? अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो सुन लो आराम से सुन लो। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो क्या आप लिख दोगे? शॉर्ट नोट लिख दोगे? यस मैम, लिख देंगे। गुड, वेरी गुड। नाउ अब द रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम इज एविडेंस्ड इन सेक्शन 3। कौन से सेक्शन में बेटा? सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट विच प्रोवाइड्स द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड स्टेट्स दैट अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब मैंने आपको बोला अभी ऊपर कि पर्पस होना चाहिए, बट कैसा पर्पस होना चाहिए? लॉफुल पर्पस। ऐसा नहीं कि आप किसी को मारने धारने के लिए कंपनी खोल रहे हो कि भाई हम तो बस कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और सुपारियां लेंगे, नहीं, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, मिनिमम हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? कितने होने चाहिए मेंबर्स? 7। प्राइवेट कंपनी 2, 1 पर्सन कंपनी 1। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे।
their names or his name to the memorandum for complying with the requirements of this act. अब जो कंटेंट है मेमोरेंडम के वो क्या है, चार्टर ऑफ द कंपनी, सुप्रीम, उसके बियॉन्ड कुछ हुआ तो फिर तो आपको पता है वो अल्ट्रा वीरस होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी विच इट शैल परस्यू, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने अपनी कंपनी में लिखा है कि तुम ये काम ही करोगे, तुम ये मैन्युफैक्चर ही करोगे, तो फिर तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। उसके एंसिलरी, उसके अटैच्ड काम कर सकते हो, बट उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। It not only shows the objects of formation of the company but also determines the scope of its operation beyond which its actions cannot go. क्लियर है? यहाँ से पूरा समराइज करके आप एक शॉर्ट नोट बहुत ही प्यारा सा बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा बना सकते हो अपना एक शॉर्ट नोट, ठीक है, आना चाहिए। शॉर्ट नोट आई गया तो क्या करोगे, नहीं क्या करोगे, किसको मारोगे? और जो बच्चे ये लेट के और आराम से पढ़ के देख रहे हैं ना क्लास, कोई फायदा नहीं है बेटा, सुधर जाओ, अपना आराम से अटेंटिव पोजीशन में कमर सीधी करके बैठो, तब चीजें समझ में आएंगी, वरना कोई फायदा नहीं है। अब फॉर्म ऑफ एमओए, एमओए के फॉर्म क्या है? देखो ये कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब कंपनी अलग अलग तरीके से होती है। कंपनी कैसे होती है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में बताया था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो जिस भी टाइप की आपकी कंपनी है, आप उसके लिए ये वाला टेबल जो प्रिस्क्राइब्ड है ये फॉलो करोगे, ठीक है। अब ये जो आपका एमओए है ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्रिंटेड, नंबर्ड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। अभी मैं दिखाऊंगी आपको ओरिजिनल एमओए, तब आपको क्लियर होगा। इट शुड ऑल्सो बी साइन बाय द सब्सक्राइबर्स टू द कंपनी। ये हम हर चीज देखने वाले हैं। अब मेन चीज क्या आती है कि क्लॉजेस कौन से हैं हमारे, तो नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, राइट, क्लियर। ये हमारे क्लॉजेस होते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज हम नहीं लिखते, मेन काउंट नहीं होता, बट ये चारों हमारे काउंट होते हैं, ठीक है। नाउ भाई अगर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आप लाइक करते रहो, मोटिवेशन मिलता है इससे। इट इज टू बी नोटेड दैट द कंपनीज एक्ट 2013 शैल ओवरराइड द प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो मैंने आपको ये कल अपनी क्लास में ऑलरेडी बताया था कि पहला हमारा कंपनीज एक्ट सुप्रीम है, उसके बाद हमारा एमओए है, और उसके बाद हमारा एओए है। इसको मैंने क्या बताया था? दे आर ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी ही बात मानी जाएगी। अगर इनके सामने, ग्रैंड पेरेंट्स के सामने आपके पापा मम्मी, आपका कोई बड़ा भाई कुछ बोल रहा है, तो इनकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी जितनी आपके ग्रैंड पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। नाउ फर्स्ट क्लॉज दैट इज नेम क्लॉज। पढ़ो जरा इतने। नेम क्लॉज, नेम क्लॉज क्या है? कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। अब कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए? कुछ भी रख दो, उठा के मुंह उठा के कुछ भी रख दो? नहीं, कंपनी का नाम बहुत सोच समझ के रखना है। सोच समझ के इन द सेंस कुछ कुछ चीजें लॉ ने बोली हैं कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, तो भाई कैसा होना चाहिए? इट डिफाइंस द नेम ऑफ द कंपनी, यस हम समझ गए जी। इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल टू नियरली टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे रिजेंबल नहीं होना चाहिए। अब रिलायंस कंपनी है, तुम रिलायंस कंपनी में कुछ भी एक शब्द इधर उधर करके तुम क्या बना सकते हो कंपनी अपनी? नहीं। तो रिजेंबलेंस नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। तो जब हम, जिन बच्चों ने आर्टिकलशिप करी है, ट्रेनिंग करी है, उनको पता होगा कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सबसे पहले जब नाम डिसाइड हो रहा होता है तो हम उस नाम को सर्च करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे सर्च करते हैं? एक तो नेम ही सर्च होता है वाइल इनकॉर्पोरेटिंग दी कंपनी, एंड और होता है ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क सर्च भी किया जाता है कि कहीं नाम इससे रिजेंबल तो नहीं है। अब सिंपल सी चीज है, अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। और अगर आपकी सिर्फ पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लगेगा। ये तो सिंपल सी चीज है, बट इंपॉर्टेंट है ना। और क्या चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है? एनी वर्ड और एक्सप्रेशन विच इज लाइकली टू गिव द इंप्रेशन दैट अ कंपनी इज इन एनी वे कनेक्टेड विद और हैविंग पैट्रोनेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख हो रहा है, मैं लिख दूं भारत सरकार, हो सकती है कंपनी? नहीं। तो इस तरीके से कोई ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए जो नाम से दिखे कि यह सरकारी कंपनी हो सकती है। सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 8 unless the previous approval central government has been obtained for the use of any such word or expression। बेसिकली क्या है कि देखो, अगर कोई बैंक की कंपनी है, कुछ है,
तो आपको उनकी जो पर्टिकुलर एक्ट है, जो उनकी अथॉरिटी है, वहां से आपको अप्रूवल लेनी है। अब कोई भी अगर नया बैंक बनता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बन ही नहीं सकता, बन सकता है, बट अगर वो बैंक के पर्पज से ही बन रहा है सब है तो उसको वो आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, डिसेंबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये मैंने 4 कंपनीज दी हैं, ठीक है, ये मैंने 4 कंपनीज दी हैं, इन चारों कंपनीज में कौन सी कंपनी आप बना सकते हो, कौन सी कंपनी आप नहीं बना सकते हो, ये 4 क्राइटेरिया है आपके लिए। ठीक है, और आपको क्या करना है आपको पता है, मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन देती हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। नाउ ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, बहुत ध्यान से सुनना है। अब ये जो नेम क्लॉज है ये क्यों चेंज करना पड़ रहा है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है, बट ये इसका जो प्रोसेस है चेंज करने का वो कहाँ गिवन है बेटा, वो आपका सेक्शन 13 में गिवन है। जितना भी ऑल्ट्रेशन होगा एमओए में वो आपका सेक्शन 13 में गिवन है। नाउ इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है, एक होता है जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि चेंज करो क्योंकि आपका जो है नाम आइडेंटिकल है या फिर रिजेम्बलेंस है या फिर किसी तरीके से वो डिजायरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो भी आपको लॉ में गाइडलाइंस दी हैं कि आपको नाम कैसे रखना है अपनी कंपनी का। सेकंड होता है जब आपको खुद ही लगता है कि यार नाम चेंज कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है उसमें कि आपको नाम चेंज आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ दिक्कत है, आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हो। तो जब, बहुत ध्यान से सुनना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करेगा तो किस तरीके से होगा आपका, बाय वे ऑफ पासिंग ओआर, और अगर आप खुद कर रहे हो तो बाय वे ऑफ पासिंग एसआर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अब जब आप खुद कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं जब आप खुद कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए आपको इन राइटिंग, एंड ये चीज तो रिक्वायरमेंट हो गई। अब कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि हम अभी सिर्फ अपने मर्जी से चेंज करने वाली बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड जब आपकी कंपनी सिर्फ कन्वर्जन कर रही है, मेयर कन्वर्जन, पब्लिक इनटू प्राइवेट, पब्लिक इनटू प्राइवेट और प्राइवेट इनटू पब्लिक, तो उसमें एडिशन और डिलीशन हो रहा है ना वर्ड प्राइवेट का, सिर्फ अगर ये चीज हो रही है तो फिर हमें जरूरत नहीं है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की। ठीक है, अब इन दी ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, द कंपनी में चेंज इट्स नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर गिवन आरडी, यस आरडी के पास पावर है, तब आरडी को लगता है कि नहीं ये तो आपका नाम रिजेंबल कर रहा है, नहीं ये तो आपका आइडेंटिकल है, तो वो कंपनी को बोलेगी कि चेंज कर, अभी चेंज कर। तो द कंपनी में चेंज इट्स नेम विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द इशू ऑफ सच डायरेक्शन, किसने डायरेक्शन दी, आरडी ने, बाय वे ऑफ पासिंग ओआर प्लस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ जब एक बार चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको नाम जो है वो दोबारा से ढूंढना पड़ेगा, रिजर्व कराना पड़ेगा। तो व्हेन एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी द रजिस्ट्रार शैल एंटर अ न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज in place of old one and issue a fresh certificate of incorporation with a new name, and such change in the name shall be complete and effective only issue of such certificate। ये तो है ही, नाम जब चेंज होगा तो आपको फ्रेश क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस, आप कब अपना नाम चेंज नहीं कर सकते हो, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप तो ये गड़बड़ करके बैठे हो, आपका क्या पर्पस है कि आप ये गलती करो और कुकर्म करो अपनी कंपनी में और उसके बाद आप नाम चेंज कर दो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपको ये सब चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू चेंज योर नेम, अदरवाइज नॉट। सो अगर आपने फाइनल स्टेटमेंट्स नहीं भरे और या फिर आपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करे या फिर आपने डिवेंचर्स डिपॉजिट्स उनका इंटरेस्ट पे नहीं करा तो आप चेंज नहीं कर सकते हो नाम। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन किस में देनी है आपको नाम चेंज की, INC 24 में, और आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ इशू होगा, 25 में। ये जो प्रोसीजर है ये आपका इन डिटेल्ड है, मैंने आपको बताया पहले आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, ठीक है, दूसरा आपको पास बोर्ड रेजोल्यूशन करना है। ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग में क्या करोगे, जब थोड़े ना मारोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे। सेकंड, सीकिंग नेम अवेलेबिलिटी फॉर प्रपोजल ऑफ न्यू नेम फ्रॉम दी आरओसी, आरओसी ने आरओसी से आपको क्या करना है, आपको न्यू नेम लेना है, तो एप्लीकेशन दोगे, रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, रन, प्रिस्क्राइब्ड फी 1000, ऑब्टेनिंग आरओसी अप्रूवल, आरओसी की अप्रूवल मिल जाएगी आपको, ऑब्टेनिंग आरओसी अप्रूवल, नेम अवेलेबिलिटी लेटर, इशू ऑफ नोटिस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, भैया नाम चेंज करना पड़ रहा है बिल्कुल बीचों बीच, तो जब 2 AGM के बीच में आपको कुछ काम करना पड़ रहा है जरूरी, तो उसके लिए क्या बुलाते हो आप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट इज EGM, जो हमने सेक्शन 99 में पढ़ी है। ठीक है, फिर आप आरओसी फाइलिंग करोगे, कैसे, एक SR पास करोगे, ठीक है, फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA, MGT 14 जाएगा विद इन 30 days ऑफ पासिंग SR, INC 24 में आपको फ्रेश इशू हो जाएगा, और
आरओसी इशू फ्रेश, मतलब INC 24 में आप अप्लाई करोगे एंड INC 25 में आपको फ्रेश इशू हो जाएगा। इंटीमेशन ऑफ टू कंसर्न पार्टीज अबाउट चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, तो आपके जहाँ जहाँ कंसर्न है उन सब में आपको ये इंटीमेशन देना होगा कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो। ठीक है। एवरेज अरेंज अ न्यू कॉमन सील सेम एट अडॉप्टेड एट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, न्यू नेम आप कर लोगे, साइन करोगे, सब जगह लगा दोगे जैसे मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स में चेंज करा दोगे। ठीक है। और अब जो आपका पुराना नाम है कंपनी का और जो अब चेंज होगा, मतलब जो नया है, वो दोनों ही नाम आपको हर जगह 2 साल तक लगा के रखने हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ये पुरानी कंपनी थी, इसी का नाम ये नया ये चेंज हुआ है। ठीक है। तो ये ताकि लोगों को पता चल सके, इसलिए आपको 2 साल तक हर जगह दोनों नाम लगाने हैं, यूज करने हैं। सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज क्या बोलता है? सिचुएशन क्लॉज को हम और क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हैं, सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं। अब ये क्या डिफाइन करता है? ये हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है, उसका क्या एड्रेस है, लोकेशन है, वो डिफाइन करता है। ठीक है। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंटीमेट करना होता है। किसको? आरओसी को करना होता है विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर INC 22, इन फॉर्म नंबर INC 22, और इट हेल्प्स टू डिटरमाइन आरओसीज जुरिस्डिक्शन, कि आरओसी का जुरिस्डिक्शन कौन सी स्टेट में है, कहाँ वो लोकेटेड है। तो ये हमारा होता है सिचुएशन क्लॉज। अब पब्लिकली हमें पता है हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस मतलब कंपनी का नाम और एड्रेस ऑफ द कंपनी, वो हमें हर जगह लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है? देखो, पेंट और अफिक्स, या तो आप पेंट करा लो या अफिक्स कर दो, मतलब चिपका दो। इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स RO रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड एवरी ऑफिस इन लेजिबल लेटर्स एंड लोकल लैंग्वेज इफ एनी, मतलब जो पढ़े जा सके। इस तरीके से आपको इसको हर जगह लिखना है जहां भी आपका ऑफिस है। नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड सिन टेलीफोन, फैक्स, ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस प्रिंटेड इन ऑल द बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स। अब आप हर चीज तो लिख नहीं सकते हो, तो जो भी आपके प्रिंटिंग वाले पेपर्स होंगे, मतलब आपका लेटर हेड हो गया, आपका बिजनेस लेटर हो गया, बिल हेड्स हो गए, कुछ भी हो गया, आपको सब जगह ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। शेल एनग्रेव्ड कंपनीज नेम ऑन द सील ऑफ द common seal of the company and have its name printed on negotiable instruments such as hundies, promissory notes, bills of exchange everywhere। ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं और ये लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है, इट्स वेरी मैंडेटरी। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इन चीजों को तो अच्छे से याद कर लेना। नाउ बात आती है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। देखो एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो, शिफ्टिंग ऑफ RO मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस जब शिफ्ट हो रहा है तो MOA कहाँ ऑल्टर होगा? जब आप MOA देखोगे ना, तो MOA में आपकी सिर्फ स्टेट मेंशन होती है, एड्रेस भी मेंशन होता है, बट ऑल्ट्रेशन के पर्पज से जहाँ पे लिखा होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, वहां पर आपका सिर्फ स्टेट मेंशन होता है। तो 3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक केस ऐसा है जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वहां पे आपको ऑल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी और सारा स्यापा, सारा प्रोसेस आपको यहीं पे डिफाइन करना है। ठीक है। तो फटाफट पहले हम देखते हैं कि कहाँ हमें ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। विद इन द सेम सिटी, लोकल लिमिट्स ऑफ द स्टेट। बस ये याद रखना अपने माइंड में कि अगर स्टेट सेम है तो नो ऑल्ट्रेशन, तो स्टेट सेम है सिर्फ बोर्ड मीटिंग में काम हो जाएगा बाय वे ऑफ पासिंग BR, दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन। नो ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA इज रिक्वायर्ड। INC 22 में आप सिर्फ इंटीमेट कर दोगे किसको? टू ROC। ठीक है। दूसरी सिचुएशन आती है हमारी वन सिटी टू अनदर, जब हम सिटी चेंज कर रहे हैं विद इन द सेम स्टेट, सिटी से दूसरी सिटी में चेंज कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे भी आपको क्या है, BR की रिक्वायरमेंट है, बोर्ड मीटिंग में पास कर दोगे, नो ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA रिक्वायर्ड। INC 22 में आप इंटीमेशन दे दोगे किसको? ROC को। ठीक है। फिर इसमें साथ में क्या जाता है? प्लस SR इन GM, पोस्टल बैलेट, हमने पढ़ा था सेक्शन 110 ऑडियो नोट्स में, सेक्शन 110 वहाँ होता है, प्लस MGT 14 30 डेज में, क्योंकि आपने जब SR पास कराए तो उसके साथ आपका MGT 14 तो जाएगा ही जाएगा ना, और ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। तो 110 में हमने पोस्टल बैलेट के बारे में पढ़ा है और 117 में हमने पढ़ा है कि कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें फाइल करने होते हैं, कहाँ? ROC के साथ। अब थर्ड सिचुएशन है जहाँ पे हमें ऑल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है जुरिस्डिक्शन। जब आपका क्या होता है ROC का विद इन द सेम स्टेट, मतलब 2 स्टेट आपकी ऐसी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहाँ पे आपके 2 ROC हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ है? मुंबई एंड पुणे, मुंबई एंड पुणे में 2 ROC हैं। तो अगर आप सेम स्टेट में रहते हुए एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट कर रहे हो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, तो आपको
नीड नहीं है ऑल्ट्रेशन की क्योंकि स्टेट आपकी सेम है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे आपके दोनों जाएंगे, बीएम में बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा, एसआर जाएगा जीएम में पोस्टल बैलेट के थ्रू, ऑल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईएनसी 22 जाएगा, इंटीमेशन जाएगी आरओसी को, ठीक है। और आपका सच में जो ऐड होगा वो होगा आरडी अप्रूवल, जो आपका होगा इसमें आरडी अप्रूवल। तो आप देखोगे तीनों में कुछ चेंजेस हैं लेकिन ऑल्ट्रेशन कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये चार्ट के थ्रू आप रिवाइज कर लेना। अब हम मेन चीज पे आते हैं जो है हमारा वन स्टेट टू अनदर। अब यहाँ पे ऑल्ट्रेशन एमओए की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमारी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम वन टू अनदर। नाउ प्रोसेस क्या है, देखो कंपनी लॉ में कुछ भी हो, ये चीज की गांठ बांध लेना कि बोर्ड मीटिंग में बीआर तो पास होगा ही होगा, वो तो चीज होगी ही होगी। अगर कुछ भी याद ना आए ना प्रोसेस में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और कुछ याद नहीं आ रहा, क्या करें, तो ये जरूर याद रखना कि प्रोसेस हमें बोर्ड मीटिंग से ही स्टार्ट करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन तो जाएगा ही जाएगा। नाउ डिस्पैच ऑफ नोटिस ऑफ जेएम, ठीक है, आप नोटिस जनरल मीटिंग का नोटिस करोगे और सबको भेजोगे, आपके जो रेगुलेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, सबको भेजोगे। जनरल मीटिंग हेल्ड करोगे, एसआर पास करोगे, एमजीटी 14 फाइल करोगे विदिन 30 डेज बिफोर एप्लीकेशन टू आरडी। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको आरडी के अप्रूवल की जरूरत है, हमें आरडी के अप्रूवल की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताओ, आरडी के अप्रूवल की जरूरत क्या है, रीजनल डायरेक्टर है चाहिए। आरडी कौन होता है, आरडी होता है रीजनल डायरेक्टर, जिसके अंडर आपका पूरा एक रीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ दो पर्सपेक्टिव है, देखो आरडी का फायदा क्या है, आरडी का फायदा इनडायरेक्ट फायदा क्या है कि जिस भी स्टेट की वो बात कर रहा है जिसमें कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र ले लेते हैं, महाराष्ट्र में वो कंपनी सिचुएटेड है, तो जो भी स्टेट का रेवेन्यू बन रहा है, रेवेन्यू कैसे बनेगा स्टेट का, इन फॉर्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, वो आरडी के पास होगा, ठीक है, आरडी के पास आएगा। अब अगर कंपनी आरडी को तो आपको अप्लाई करना है, उसकी तो अप्रूवल चाहिए, बट मैं आपको बता रही हूँ कि पहली बात तो हाँ स्टेट का पैसा बन रहा है, स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, सब है, स्टैम्प ड्यूटी की फॉर्म में पैसा आ रहा है, बट वो मना नहीं कर सकता कि आप चेंज मत करो। वो मना सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो में करेगा जब आपने कुछ फ्रॉड कराओ, आपने वहाँ के क्रेडिटर्स को ठगाओ या कुछ गलत कराओ पब्लिक के साथ, और अब आप छोड़ के भाग रहे हो दूसरे स्टेट में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो विद इन 30 डेज बिफोर आपको पहले एमजीटी 14 फाइल कर देना है। उसके बाद आपको आरडी को अप्लाई करने से पहले, आरडी को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको न्यूज़पेपर में छपवाना है, ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी है। अब भाई तुम क्रेडिटर्स की नज़र से देखो, तुम इन्वेस्टर्स की नज़र से देखो, अगर तुमने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है, ठीक है, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी जो है वो अपना स्टेट चेंज कर रही है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर में छपेगा। लोकल लैंग्वेज कौन से फॉर्म में, INC 26, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए। एप्लीकेशन टू आरडी, फिर आप एप्लीकेशन दोगे आरडी को इन INC 23 और वो 60 डेज में अप्रूवल दे देगा। जब उसकी अप्रूवल आ जाएगी तो वो जो ऑर्डर है वो आप फाइल करोगे टू ROC इन INC 28। आ गया समझ में अच्छे से, लगाना जहर बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में अच्छे से आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का ऑल्ट्रेशन मैंने समझा दिया। नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है, देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज आपका होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या काम है वो लिखा होता है, और वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू 3, मेन क्लॉज, एंसिलरी इंसिडेंटल और अदर ऑब्जेक्ट्स, ये इस तरीके से 3 में डिवाइडेड होता है। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज है, हमें अगर चेंज करना है तो हम बेसिकली एसआर पास करेंगे एजीएम में और एमजीटी 14 फाइल कर देंगे। ये सिंपल सॉर्टेड है, बट होता क्यों है और क्या इसके वो होते हैं, देखो अगर आपने ए प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, ए प्रोजेक्ट के लिए आपने पब्लिक इशू के थ्रू मनी लिया, इन्वेस्टमेंट रेज करी, ठीक है, अब वो जो पैसा है आप प्रोजेक्ट ए में ना लगाकर प्रोजेक्ट बी में लगा रहे हो, जो आपके ऑब्जेक्ट्स में लिखा ही नहीं है, जो आपके एमओए में लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए यू वांट टू यू नीड टू ऑल्टर योर एमओए, तो उसके लिए ये प्रोसेस गिवन है। साथ ही में यहाँ भी एडवर्टीजमेंट जाएगा 2 न्यूज़पेपर्स में इन फॉर्म INC 26, इन फॉर्म नंबर INC 26, प्लस एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो गया आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो आपके अग्रीड नहीं होते हैं इससे, उनको आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे, ठीक है। ये आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट क्लॉज था। आपका सेकंड लास्ट जो क्लॉज है वो है आपका लायबिलिटी क्लॉज। जो आपका सेकंड लास्ट क्लॉज है वो है आपका लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या बताता है, लायबिलिटी क्लॉज बताता है मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है, वो चीज बताता है। अभी हम एमओए से देखेंगे, हमें और क्लियर हो जाएगा। ये आप बेसिकली कैसे चेंज कर सकते हो, बाय वे ऑफ पासिंग एसआर इन एजीएम, और आपको पता है जब जब एसआर पास होगा एजीएम में तो यू हैव टू फाइल विद द आरओसी इन एमजीटी 14, दैट्स इट, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब जो लास्ट क्लॉज है
जो कैपिटल क्लॉज, आप सोच रहे होंगे मैम कैपिटल क्लॉज तो कराया नहीं जबकि इंपॉर्टेंट है, तो डू नॉट वरी, जो मेरे नेक्स्ट क्लास होगी शेयर्स, ठीक है, उसमें हम लोग ये करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड और डेली वीडियोस देखो, रिविजनरी वीडियोस, साथ ही में डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब हम देखते हैं एमओए, तो एक बार आप नजर मारो। आप नाउ दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ वन ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेम क्लॉज, तो नेम क्लॉज गिवन है यहाँ पर। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आप देखोगे कि कंपनी सिर्फ जहां पर है एनसीआर, ठीक है, वहां का लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच कंपनी इस्टेब्लिश, तो इसमें आपके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर आपके एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, और फिर आपके अदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे। देखो ये आपके सारे जो गए, ये आपके सारे कौन से थे, ये देखो ये ऑब्जेक्ट्स आपके हैं इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ है, तो उसके लिए आपको परचेज करनी पड़ेगी, लैंड लीज पे लेनी पड़ेगी या एक्सचेंज और अदरवाइज, और फिर है आपका लास्ट में अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फिर है आपका इसमें अदर ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स देखो ये रहा, ठीक है, ये आपका है अदर ऑब्जेक्ट्स। ये है आपका अदर ऑब्जेक्ट्स। अब जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो है ये, तो अभी जो दो क्लॉज हैं आपके, लाइबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज, वो क्या बताता है, देखो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, तो यहाँ पर जो इस कंपनी की मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होती तो अनलिमिटेड लिखा होता। जो आपका दूसरा क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, उसमें क्या होता है, आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है और कैसे डिवाइडेड है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितनी उसकी फेस वैल्यू है, ये सब कुछ इसमें डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा, मैंने आपको रियल एमओए से किस तरीके से क्लॉजेस लिखे होते हैं, क्या क्या होता है और क्या ऑल्ट्रेशन के पीछे पर्पस है, मैंने सब कुछ अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, विद आपको चार्ट्स बना के दिए हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिर्फ करना क्या है, वहां से डाउनलोड करनी है, और दूसरी चीज कमेंट करके मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैंने नेम्स वाला पूछा था, और दूसरा कि आपको क्लास कैसी लगी आपको ये बताना है, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपको बताना कैसे, बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दी वीडियो। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट विल बी योर क्लास 6। बाय बाय एंड टेक केयर।